आवाज गुड मॉर्निंग सर। नहीं, हाँ सर, आ रही है। बहुत बहुत बधाई आपको थैंक यू सर। इस सफलता के लिए। ओके सर। कौन सा रैंक था आपका डब्लू जी? क्या सर? कौन सा रैंक आपने अचीव किया? सर मेरा 7वीं से 10वीं जेपीएससी में 104 रैंक मैंने प्राप्त किया है और मेरा सेवा का नाम सर झारखंड कोऑपरेटिव सर्विस। ये बताइए, आप जो प्रारंभिक पढ़ाई थी किन, जैसे कि मुझे पता चला है कि आपने काफी कठिनाई के साथ स्टडी किया, तो निश्चित रूप से आप प्रेरक बनेंगे बाकी झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए जो भविष्य में सिविल सेवा में आना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक मजबूरियों के चलते उनको लगता है कि पता नहीं कि हो पाएगा कि नहीं हमसे, कहीं आर्थिक कारक कहीं बाधक तो नहीं बन जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों को जिनकी सपने तो ऊंचे हैं लेकिन संसाधन उतने नहीं है, आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपने अनुभव से, और अपने जीवन से भी अपने कुछ उदाहरण लेते हुए बताइए। सर मेरा जीवन जो है वो काफी संघर्षपूर्ण रहा है और मैंने पैसे का अभाव और साथ ही संसाधनों का अभाव बखूबी देखा हुआ है, परंतु सर मैं अपने लक्ष्य के प्रति काफी दृढ़ संकल्पित था और मुझे जेपीएससी करना था। मुझे शुरू से ही ये प्रोत्साहन मिला था अपने घर से, माता पिता से, खास करके पिता से, कि आपको ऑफिसर बनने के लिए पढ़ाई करना है। और पापा का सपना ही था कि आप एक ऑफिसर लाइन में जाएं। और पापा जो है वो हमेशा आवाज नहीं आ रहा आवाज नहीं आ रहा। हेलो। आ रही है डब्लू जी। हाँ, तो सर बोल रहा था कि जो भी मेरे पास पैसे का अभाव था या संसाधन की कमी थी, मैंने उस अभाव को अपने स्वभाव में बदल दिया और स्वभाव में उसको मेहनत में बदल दिया और फिर मेहनत से सर फिर पढ़ाई किया और दृढ़ इच्छा शक्ति अपने अंदर और धैर्य के साथ सर मैंने तैयारी शुरू किया कि होगा। अपने आप पर विश्वास था सर, और कई चीजें सर ईश्वर पर होती है तो सर ईश्वर पर भी विश्वास था और मैं सर यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ सर जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, मैं उन्हें सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पैसे और संसाधन का अभाव कोई मायने नहीं रखता है। आपके अंदर इच्छा शक्ति होती है और अगर आप अपने इच्छा शक्ति को जागृत कर लेते हैं तो आप उस मुकाम तक अवश्य पहुंचेंगे। और किस तरीके से आपने आर्थिक संसाधनों को मैनेज किया अपनी पढ़ाई के दौरान? सरकारी कॉलेज में पढ़ा, फिर मेरा चयन संत कोलंबस में हुआ सर। लेकिन सर जब मैं शहर गया बाहर पढ़ने के लिए तो मेरे लिए पढ़ाई का खर्च निकालना काफी मुश्किल हो गया। तो मैंने अपने दोस्तों से सलाह से सर एक काम पार्ट टाइम जॉब खोजा जिसका मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में घरों में पेपर पहुंचाने का काम करता था, जहां मुझे मात्र 1100 रुपया मिलते थे सर। और मैं उस 1100 रुपये का इस्तेमाल पढ़ाई में करता था, लेकिन उतना सफिशियंट नहीं था जो मेरा पार्ट टाइम जॉब से मिलता था। तो सर मैंने शादी ब्याह में जो भी समारोह हुआ करते थे उन समारोह में मैं ज्यादातर वेटर का काम करता था और कुछ पैसे जुटाने का काम करता था ताकि मैं अपने पढ़ाई अच्छी तरीके से कर पाऊं और अपना जीवन भरण पोषण कर पाऊं। बहुत अच्छा डब्लू जी, बढ़ाइए सोनी मैडम। हाँ डब्लू जी, आपका पहले स्वागत है रेनेसाई का ये प्रोग्राम में। मैम आपको भी प्रणाम। हाँ ठीक है, और सबसे ज्यादा आपको सब इतने बड़ा सफलता के लिए मेरी तरफ से, हमारे कोचिंग की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू आप मैम, इसके पात्र हैं, है ना, आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। इतना संघर्ष के बाद इतना ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, ये पूरे युवा के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत है कि समस्या जितनी भी इंसान चाहे तो अपने इच्छा शक्ति से सब कुछ पा सकता है, जैसा आपने कर दिखाया है। आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, आपने जो किया वो बहुत बड़ा, मतलब सबके लिए बहुत अच्छा प्रेरणादायक है। अच्छा
अच्छा, आप ये बताइए कि जब जैसा कि आपको पता ही है जेपीएससी 3 चरणों में होता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। इस दौरान आपकी क्या रणनीति रही थी? आप स्पष्ट रूप से बताएं। मैम जैसे ही जेपीएससी की वैकेंसी आई, जैसे मैं बचपन से ही जेपीएससी के बारे में सोचता था, करना चाहता था, तो कहीं ना कहीं दिमाग में था कि जेपीएससी हमको करना है। तो जिस वक्त जेपीएससी की वैकेंसी आई, तो मेरे पास वैसे संसाधन नहीं थे, मेरे पास उतने रुपये भी नहीं थे। तो मैंने लॉकडाउन के टाइम में कुछ पैसे रुपये एक स्कूल में पढ़ा के जमा करके रखे थे, तो मैंने उन पैसे का किताब खरीदने में इस्तेमाल किया। और जो नेट का जो चार्ज होता है, मैं रिचार्ज जो मोबाइल में रिचार्ज होता है यूट्यूब के लिए, मैंने उसको रिचार्ज किया और यूट्यूब के कई सारे वीडियो देखे। उसमें से एक रेनेसा आईएएस का भी वीडियो से मैंने बहुत बार फॉलो किया। तो पीटी का एग्जाम इसी तरह से यूट्यूब से घर के बाहर, घर के अंदर, या रास्ता में चल रहे हैं या खेत खलियान में काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी वीडियो लगा के, हेडफोन लगा के सुनते थे, पढ़ते थे। और एक ही वीडियो को 2-3 बार देखते थे, ताकि जो भी वीडियो में कंटेंट डाला गया है वो याद हो जाए। मेन था याद करना। मैंने उसको याद किया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने काफी सॉल्व किया और मैंने पीटी निकाला। और मेरा पीटी में काफी अच्छा स्कोर था। मेरे क्वेश्चन 145 सही हुए थे दोनों पेपर मिला के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 290 और मार्क्स। मेंस की क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? हाँ जी मैम, मेंस के लिए मैंने कई बड़े कोचिंग संस्थानों से संपर्क किया, लेकिन काफी महंगी फीस होने के कारण मैं उतना देने में सामर्थ्य नहीं था, तो मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे काफी दुख भी लगा। और मैं अपना सामान लेकर वापस शहर से फिर घर आ गया। और घर आने के बाद पापा को बोला कि पापा, हाँ मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बाहर पढ़ पाऊं, तो आप ऐसा कीजिए ना कि हमको 2,000 रुपया दीजिए, मैं नोट्स खरीदता हूँ और नोट्स का फोटोकॉपी करवा के मैं उसी को तैयारी करता हूँ। और मैंने नोट्स पढ़ा, यहाँ वहां से नोट्स जुगाड़ किया और नोट्स जुगाड़ करके ही अपना खुद का एक आंसर बनाया। और कुछ यूट्यूब में एसडीएम का कॉपी देखा, जैसे यूपी पीसीएस हो गए या फिर यूपीएससी हो गए, एसडीएम के कॉपी देखे जो उनके फॉर्मेट होते हैं, उन फॉर्मेट को मैंने अपने आप में कॉपी किया और एक तरीका अपने अंदर डेवलप किया कि हाँ ऐसे लिखेंगे तो आंसर लिखेंगे। और फिर अपने आंसर को कई दोस्तों के साथ शेयर करता था कि देखो भाई ऐसे लिखा हूं मैं, क्या मेरा आंसर सही है, तुमको पढ़ने में ठीक लग रहा है? अगर तुमको ठीक लग रहा है तो सर को भी ठीक लगेगा। तो दोस्तों को पढ़ने बोलता था और इस तरह से मैंने अपने आप पर विश्वास किया और मैंने निकाला। अच्छा, और इंटरव्यू के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी रहा? इंटरव्यू मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि जब आप मेंस पास करते हैं तो आपके अंदर एक हौसला और एक बुलंदी का दौर आ जाता है कि हाँ मैंने कुछ हासिल किया है और मैंने आखिरी पड़ाव पर आया हूँ। तो कहीं ना कहीं आखिरी पल में गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो मैं रेनेसा इसको बहुत सालों से जानता था, करीब 1 साल से जान रहा था। तो हमको लगा कि अब मेरे पास इतने रुपये हैं कि मैं रेनेसा इसमें ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैंने सर से बात की और सर ने मुझे 40% का डिस्काउंट देके मैंने इस चैनल से जोड़ा और इस चैनल से मुझे इंटरव्यू का गाइडेंस मिला। और कई बार सर फोन किए और सबसे बड़ी बात कि जिस वक्त भी मैंने फोन किया सर को, सर ने हमेशा रिप्लाई दिया है। और आप लोग के साथ मेरा एक मॉक इंटरव्यू भी हुआ ऑनलाइन, जिसमें आप भी थी मैम। तो मुझे याद है तो इंटरव्यू के लिए आपका जो गाइडेंस था वो काफी मेरे जीवन में एक बेहतर काम किया है और मैं इस मुकाम तक हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोग का योगदान है, जिसके लिए मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, वेलकम। अच्छा आप बताइए। डब्लू जी, आशा जी भी आती हैं जो 10th टॉपर हैं। अच्छा, हाँ, परिचय आपका करवा देते हैं। आपका कौन सा कोर्स है डब्लू जी? मेरा सर झारखंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। कोऑपरेटिव मिला है, कोऑपरेटिव सर्विस। आवाज जा रही है आशा जी? हाँ सर, आ रही है, अभी आ रही है। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग आशा जी, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग आशा जी, बहुत बहुत बधाई। आपकी अपार सफलता के लिए, इतना ऊंचा रैंक लाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
थैंक बहुत यू मैम। खुशी हुई। आपसे मॉक इंटरव्यू भी आपसे पहला लिए थे और आप रैंक भी सबसे बेस्ट लाई हैं। बहुत अच्छा किए। आप एक पूरी रास्ता महिलाओं तैयार के लिए कर दिया। स्रोत बनी है। उसके थैंक यू मैम। कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ा रास्ता कि सामान्य वर्ग से भी ऊंचे रैंक लाए जा सकते हैं सामान्य एजुकेशन के साथ भी। जो आप देख रहे यस हैं सर। डब्ल्यू जी को देख रहे हैं, ये भी इंटरव्यू ग्रुप से स्पेशली जुड़े जुड़े थे और यूट्यूब में जुड़े हुए थे पहले से। इनका रैंक जो है 104 है और कंग्रेचुलेशन आपको भी। हाँ डब्ल्यू जी हैं। आपको भी मैम कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अब बहुत ही विपरीत परिस्थिति में जो है ना ये स्टडी अपना किए हैं एक तरह से, कि अपना पढ़ाई का भी खर्च इनको खुद ही निकालना पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैनेज कर पाते। तो समझ लीजिए कि सिर्फ डाटा भरवाने के लिए किसी तरह से सक्षम थे, उसी आधार पर ये मेंस तक आए, उसको भी क्लियर किए, अंत में इंटरव्यू ग्रुप से जुड़े। ठीक है, अब डब्ल्यू जी से कुछ प्रश्न पूछ लीजिए जो बचा हुआ है। सोनी मैम। हाँ, आप बताइए डब्ल्यू जी कि आपको रेनेसा आईएएस इंटरव्यू प्रोग्राम से क्या क्या लाभ हुआ। सबसे पहले तो मैम कि जो जेपीएससी का एग्जाम 3 चरणों में होता है, तो सर उसमें जो पीटी होता है उसमें आपके तार्किक क्षमता को देखा जाता है कि किस तरीके से आप लॉजिक को चुनते हैं। मेंस एग्जाम में आपका विश्लेषण को देखा जाता है। लेकिन इंटरव्यू है आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, और व्यक्तित्व परीक्षण एक दिन में नहीं आ सकता है कहीं ना कहीं। और जितना कम समय मिला था 8 दिन का समय इंटरव्यू के लिए, तो काफी एक चैलेंजिंग समय था हम लोगों के लिए। तो मार्गदर्शन का बहुत ज्यादा जरूरत था, और सर का वीडियो हम लोग शुरू से देखते आ रहे थे, तो सर पर यकीन था, भरोसा था कि सर हम लोग को कुछ अच्छा ही करेंगे, अच्छा गाइडेंस देंगे। तो हमेशा सर का बात फॉलो किए। आईने के सामने बैठ के बोलना और उसको सीखना कि ऐसे बोलना है, तो वो हमेशा सर बोलते थे। तो हम लोग घर में बैठ के प्रैक्टिस करते थे, अपने दोस्तों के साथ इंटरव्यू लिया करते थे, इंटरव्यू दिया भी करते थे। और तो इससे जो क्या होता था कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता गया। सर के जो नोट्स थे करीब मैंने उसको 4 बार पढ़ा, 5 बार लगभग पढ़ा होगा, और मोबाइल में पीडीएफ के माध्यम से कुछ कुछ आवाज आ रही मैम? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। बताइए कि किनके बोर्ड में आपका था इंटरव्यू? मेरे इंटरव्यू का जो बोर्ड था वो अमिता भट्टाचार्य मैम के बोर्ड में था सर। कितना देर तक चला था लगभग? लगभग मेरा इंटरव्यू 12 से 14 मिनट के आसपास चला होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना है कि 5 मिनट ही उनका इंटरव्यू चला। तो क्या आपको लगता है कि 5 मिनट या 12 मिनट से कुछ फर्क पड़ता है आपके विचार से? इंटरव्यू के नहीं था सर 5 मिनट। सर वैसा तो मुझे नहीं लगता है कि किसी का 5 मिनट इंटरव्यू चला या किसी का 12 मिनट चला, इसके कोई टाइम मैनेजमेंट मायने नहीं रखता है। लेकिन सर हमको लगता है कि हर बोर्ड में सर जो टाइमिंग था वो अलग अलग था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर अगर किसी का टाइम अगर कम हो गया या किसी का ज्यादा हो गया तो उससे कोई अंतर होता है सर, वैसा हमको नहीं लगता है। आप किसी किसी का इंटरव्यू बहुत कम समय में ही हुआ, लेकिन उनका भी सिलेक्शन हुआ है। आगे पूछिए सोनी मैम। हाँ, जैसे अब आप तो अधिकारी बन गए हैं डब्ल्यू जी, अब आप बताइए कि आपके क्या सपने हैं, आप राज्य को किस प्रकार बेहतर करने का प्रयास करेंगे, आपका क्या इच्छा है? मैम मैंने ग्रामीण परिवेश में जीवन अपना बिताया है। तो अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी समस्या हैं, और जो भी समस्या है मैं उन्हें दूर करने का भरपूर प्रयास करूंगा और लगातार ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा। और लोगों का जन कल्याण और समाज कल्याण के कार्य में मैं हमेशा आगे रहूंगा, और लोगों से भी अपेक्षा करूंगा कि आप जागरूक होइए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए, और जागरूक होने के साथ साथ आप सरकारी सुविधाओं का लाभ भी लीजिए। और हम लोगों के जहां तक अधिकार क्षेत्र रहेंगे, मैं लोगों को भरपूर प्रयास करना, उन तक पहुंचाने का प्रयास लगातार करता रहूंगा, लोगों की सहायता हमेशा करूंगा। और साथ में जो भी झारखंड की समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करना करूंगा।
लेकिन सबसे पहले मेरी जो प्राथमिकता होगी कि लोगों को जागरूक करना, क्योंकि जिस परिवेश में हम रहते हैं लोगों को जागरूक ही नहीं है, तो हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हो और अपने अधिकारों को समझें। चलिए बहुत अच्छा है, आप हमको उम्मीद है कि आप इसी तरह का कार्य करेंगे और झारखंड को बेहतर बनाएंगे और हमारे जो देश है उसको बहुत आगे ले जाएंगे। आप बताइए रवि सर के बारे में आपकी क्या राय रही? डब्ल्यू जी कैसा लगता है उनका पढ़ाने का स्टाइल, और क्या आपको लगता है कुछ और सुझाव देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। मैम हम हाँ आप बताइए आपके क्या विचार हैं रवि सर के मैम, संबंध थोड़ा सा में? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं पूछ रही थी कि आप जैसे रवि सर से जो भी पढ़े हैं, आपको क्या लगा, हाँ कैसा उनका पढ़ाने का स्टाइल है और किस तरह लोगों से आपको और टीचर से अलग लगे, और क्या आपको कुछ सुझाव भी देना है तो आप दे सकते हैं। आवाज नहीं और आ मैं रही। काफी प्रभावित हूँ और वो हमेशा रहेंगे, और मैं आगे यूपीएससी की तैयारी करूंगा, अवश्य रहना IAS में अक्टूबर में जुड़ूंगा। ठीक है, ठीक है, आपके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामना आपको। ये मेरी ओर से एक थैंक यू क्वेश्चन मैम। है डब्लू जी, एक क्वेश्चन है मेरी ओर से हाँ कि आपको क्या ऐसा लगा था कि आपका इतना अच्छा रैंक आ जाएगा इस बार, आप फाइनली क्लियर कर लेंगे, पहले प्रतीत हो रहा था आपको? सर, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करिए प्लीज। आपको पहले से ये लग रहा था कि आप इस बार क्लियर कर लेंगे ऊंचे रैंक के साथ? सर मुझे विश्वास तो सर अभी तक सर कंफर्म नहीं था, लेकिन उम्मीद था सर कि हम कर लेंगे। और मेरे बड़े भैया जो थे, पड़ोस में जो बड़े भैया है उनका नाम संतोष भैया, वो हमेशा हमको एक बात कहते थे कि डब्लू यार डिजर्व इट, तुम कर सकते हो, तुम निकाल लोगे एग्जाम और तुम्हारा रैंक अच्छा आएगा, तुम खाली प्रयास करो, हमेशा बोलते थे भैया हमारे। और हमेशा मोटिवेट करते थे, हमेशा जब भी हम बोलते थे कि भैया होगा कि नहीं होगा, डरते थे कि होगा कि नहीं होगा, हमेशा लगा रहता था, लेकिन बोलते थे होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, आप तुम धैर्य रखो और बोले कि भगवान पर विश्वास रखो, जरूर होगा। और मैंने भगवान पर विश्वास रखा सर, और अपने मेहनत पर विश्वास किया, और आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं सर। परिवार के लिए आप क्या करना चाहेंगे? परिवार के लिए सर, घर में मेरे माता पिता हैं, भैया भाभी हैं, भतीजा भतीजी हैं, तो मैं अपने भतीजा भतीजी को हमेशा अच्छा पढ़ाई देने का प्रयास करूंगा, शिक्षा माँ बाप के लिए अच्छे कर्म करूंगा, हाँ शिक्षा व्यवस्था उनके लिए बढ़िया करूंगा, भैया के लिए कुछ अच्छे काम का प्रयास करूंगा ताकि वो अपने जीवन में कुछ खुशहाली जीवन कर पाए, और अपने परिवार को हमेशा से लेके चलूंगा सर। ठीक है डब्लू जी, बहुत अपने माँ बाप के प्रति हमेशा हमेशा सर रहूंगा। आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आगे बढ़िए, ये आपका पड़ाव है, मंजिल नहीं, IAS बनिए नेक्स्ट ईयर। यही शुभकामना है हमारी ओर से। ओके सर। आप जुड़े रहना चाहें तो जुड़े रह सकते हैं, क्यूट होना चाहते हैं क्यूट हो सकते हैं, आपकी इच्छा। सर हम सॉरी सर, हम थोड़ा सा बहुत मेरे फोन आ रहे हैं, तो प्लीज हम थोड़ा लीव होना चाहते हैं, इसलिए हम आपको बोल दिए ओके सर। आप लोग काफी बिजी। ओके सर। ठीक है डब्लू जी। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, रवि सर थैंक यू, मैम थैंक यू, वेलकम। मैम